हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10 का चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो चर रैखिक समीकरण, और आज ये चैप्टर फाइनल करेंगे। देखिए सवाल है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब एक पुस्तकालय है जहाँ पे आपको पुस्तकें मिलती हैं पढ़ने के लिए, तो 3 दिन का एक नियत किराया उन्होंने रख रखा है। जैसे आपको 3 रुपये, या जैसे आपको हम कह दें कि 3 दिन आप पुस्तक ले जाओगे, आपको 20 रुपये देना पड़ेंगे, तो 20 रुपये क्या हो गया, 3 दिन के लिए नियत हो गया। 3 दिन पढ़ के आओ आप और 20 रुपये दो, 3 दिन पढ़ो, आराम से जमा कर जाओ, ठीक है। या 3 दिन पढ़ो, जब लेके आओ किताबें तो 20 रुपये दो और किताबें जमा कर दो, तो 3 दिन का किराया कितना हो गया, निश्चित हो गया 20। लेकिन अगर आपने एक दिन भी उससे ऊपर करा तो आपके लिए 2 रुपए प्रति दिन के हिसाब से अलग किराया पड़ेगा। तो 2 रुपए अलग प्रति दिन का मतलब क्या हुआ, 3 दिन का, आप तो 3 दिन का भी पड़ेगा 2 रुपए। ऐसा नहीं वो 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर आपने 4 दिन बाद वापस करी तो ऐसा नहीं कि आपको एक ही दिन का देना है 2 रुपए, नहीं, 3 दिन वो भी और एक दिन जो पढ़ के पढ़ा आपने एक्स्ट्रा वो भी, तो कितने मिला के देना है आपको, 8 दिन का, नहीं 4 दिन का, 3 वो और एक और 4 दिन का, तो 4 दिन कितने हो गए, 8 रुपए। तो अब आप कितने देना है, 28 रुपए देना पड़ेंगे। 20 तो जो थे वो, और 8 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे आपको। सवाल आया समझ में नहीं आया? उसी आधार पे ये सवाल है, जरा ध्यान से देखना एक एक चीज को। पढ़ते हैं, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। नियत किराया है पहले 3 दिनों का, तो हमें यह पता होना चाहिए कि नियत किराया आखिर है कितना। माना पुस्तकालय का नियत किराया, छोटा छोटा तो ना दिखता है वीडियो में, किराया x है, सही है। माना पुस्तकालय का नियत किराया x रुपए, और लिख दो x रुपए है, चलो बड़ा लिखते हैं, x रुपए है, तथा यहाँ देखो, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया है। तो जो एक्स्ट्रा दिन होंगे उसका किराया अलग से है, वो मान ले रहे हैं 22 है। तो अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया कितना मान ले रहे हैं, 22 रुपए मान ले रहे हैं, सही है। अतिरिक्त दिन का किराया अलग से है, तो वो हमने मान लिया 22। अलग से जो किराया है वो क्या मान लिया अपनों ने, 22। अब आगे पढ़ें। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। कितने दिनों तक सरिता ने पुस्तक रखी है, 7 दिनों तक इन्होंने पढ़ी। लेकिन पढ़ना कितने थी, फ्री कितने दिन, मतलब नियत किराया कितने दिन तक का था, 3 का। इन्होंने एक्स्ट्रा पढ़ी 4 दिन, समझे, तो कितने रुपए दिए इन्होंने, 27। तो इस बात का मतलब क्या है जरा समझते हैं। तो प्रथम शर्त है ये वाली, अब ध्यान से सुनना। प्रथम शर्त क्या है, नियत किराया। पहले तो नियत किराया कितना हो जाएगा, नियत किराया प्लस, नियत किराया होगा प्लस दिन, कुल दिन, यानी 7 दिन। 7 दिन तो ये पड़ी, और गुणा अतिरिक्त किराया, हिंदी बहुत हो जाएगी, आप ऐसे समझो। नियत किराया x और अतिरिक्त किराया y, कितने दिनों का लगेगा इसमें, मुझे बताओ कितने दिनों का लगेगा, 4 दिन का या पूरे 7 दिन का, पूरे 7 दिन का लगेगा, ठीक है। तो 7/, और टोटल कितना आएगा, 27। ये हो गई पहली शर्त, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त पढ़ो। दूसरी शर्त क्या कह रहा है सवाल, जबकि सूसी ने, जी किसके थे मामला, सरिता का, या लिख दो सरिता के लिए, और यहाँ लिखना सूसी के लिए, दूसरी लड़की है, सूसी के लिए, कैसा नाम है बताओ भाई। सूसी के लिए पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। 5 दिन तक रखे, कितने अदा किए, 21। तो यहाँ पे देखो x प्लस 5 दिन का मतलब 5/, टोटल कितनी रकम दी, 21 रुपए। ये समीकरण हो गई आपकी दूसरी।
तो नियत किराया और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात करो। आपको नियत किराया निकालना है, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया भी निकालना है, मतलब x और y के मान निकालना है आपको। तो समीकरण 1 में से 2 घटा दे रहे हैं तो x जाएगा कट, सही है। तो 1 में से 2 को घटाने पर, घटाओ भी, अब सबको आ गया, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। x + 5y = 21, घटाओ, माइनस माइनस माइनस, देखो ये कैंसिल, 27 में से 1 घटा 6, तो y की वैल्यू आई 6/2, 2 3 6, y की वैल्यू 3। अब y का मान आप कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर 1, y = 3 समीकरण 1 में रखने पर, एक ये समीकरण, तो लगाओ x + 3 7 21 कर दें, 21 = 27, 3 7 21, x की वैल्यू आई 27 - 21 यानी कि 6, देखो 3 7 21, 21 - 27 यानी 6। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करो, आ गया। तो देखो नियत किराया कितना आया, नियत किराया आया आपका 6 रुपये और अतिरिक्त किराया आया, अतिरिक्त किराया 3 रुपये, अतिरिक्त में प्रतिदिन लिखोगे, 3 रुपये प्रति दिन, उतारो। पंद्रह आ रहा है, पॉज करना जरा देखें, सही, ठीक है। देखो ये सवाल है, एक छात्रावास मासिक व्यय का एक भाग नियत है जिसमें, तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिनों तक भोजन लिया, खाना खाया। मतलब मैं एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन तक भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के रूप के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। सही है, समझ में आया सवाल, समझ में सबके नहीं आ रहा है कुछ कुछ। देखो मतलब ये है इस कहने का इसका कि 1 महीने का किराया स्पेशल है, जैसे उसने कह दिया 1 महीने का 2000 रुपये किराया, 2000 वो हो गया नियत। अब जितने दिन भोजन कराएगा वो एक्स्ट्रा किराया है, और प्रत्येक दिन का भोजन कितने रुपए का भोजन है वो हमें निकालना है। मान लेते हैं हम अगर हर एक दिन वो 100 रुपये का खा ले रहा है खाना व्यक्ति, तो आप क्या कर रहे हैं, फिर वो 20 दिन तक उनने खाया, कितना खाया 20 दिन, तो कितना खाया 20 दिन, 100 रुपये का अगर एक दिन का है तो 2000 रुपये का, तो वो टोटल मिला के वो ये है रकम, ऐसे करके कह रहा है। ये तो बहुत कम रकम दे रखी, ठीक है। तो इसी तरीके से करते हैं जरा। तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि मासिक व्यय कितना है, पहली बात, तो मासिक व्यय मान लेंगे x, और एक बात हमें ये पता चलना चाहिए कि एक दिन में कितने रुपए का खाना खा रहा है, जो मानेंगे हम y, ठीक है। बस और सवाल हो जाएगा हल। माना छात्रावास का मासिक किराया, मासिक व्यय कह दो, चलो मासिक व्यय लिखा है इन्होंने, x रुपए है, ये हमने मान लिया x है, और भोजन का, प्रतिदिन भोजन का किराया, प्रतिदिन का मतलब हर एक दिन, प्रतिदिन भोजन का मूल्य लिखो इसे, वो मान लो 22 रुपये है। कितने रुपए है, 22 रुपये है। अब सवाल पढ़िए, छात्र ने कितने दिनों तक भोजन लिया, जब एक विद्यार्थी, अच्छा हाँ यहाँ लिखो, एक विद्यार्थी ए को, तो लिखेंगे विद्यार्थी ए कह रहा है, वो कौन सा विद्यार्थी, विद्यार्थी ए की बात चल रही है यहाँ पे, नाम है ए विद्यार्थी, जो 20 दिन भोजन करता है। कितने दिन भोजन किया उसने, 20 दिन, और कितने अदा किए छात्र के रूप में, 1000, मतलब 1000 रुपये दिए
और 20 दिन खाना खाया, ये रुपए 1000 जो दिए हैं 1 महीने के बाद दिए हैं उसने, 1 महीने के दिए हैं कहने का मतलब, क्योंकि ये मासिक व्यय है ना, यहाँ पे मासिक व्यय में मतलब 1 महीने में उसने 20 दिन खाना खाया है और टोटल कितने रुपए दिए, 1000 रुपये। तो ये है मतलब, तो मासिक व्यय मैं लिखेंगे मासिक व्यय प्लस 20 दिन क्या किया उसने, भोजन, और भोजन कितना लिया 22 रुपए का, और टोटल कितना आया 1000। यही तो है। अच्छी नहीं लग रही लिखती हुई समीकरण, हटाओ इसे, ऐसे लिखो x मासिक हो गया प्लस अतिरिक्त हो गया 22, कितने दिन खाया है, खा गया 20 दिन, तो 20 22 बराबर कितना आएगा 1000। समीकरण हो गई फर्स्ट। अब आगे पढ़ो। विद्यार्थी बी, विद्यार्थी बी की बात करो। अब क्या करा इन्होंने, 26 दिन भोजन लिया। अच्छा यहां लिख दो कितने दिन भोजन लिया, 20 दिन भोजन, ये बात भी लिखी दो, और यहाँ पे लिख दो कितने दिन भोजन लिया इन्होंने, 26 दिन लिया भोजन। तो इसकी समीकरण क्या बनेगी, महीने का x तो आएगा ही आएगा, और 26 दिन भोजन का 26 बाई और हो जाएगा, तो बराबर कितना 1180। समीकरण नंबर 2। अब 1 में से 2 को घटा दो, 1 में से 2 को घटाने पर, घटाओ यहां से, तो x प्लस का 20 बाई बराबर 1000 है, और यहाँ पे आएगा x प्लस 26 बाई बराबर 1180। घटाओ माइनस माइनस माइनस, x से x कैंसिल, यहाँ आएगा कितना माइनस का 6 बाई, और यहाँ माइनस का आ जाएगा 180। बहुत बढ़िया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 180 बटा 6, 6 तियाँ 18, यानी बाई का मान आया 30। अब बाई का मान 1 में लगा दो। हाँ बाई का मान, बहुत सस्ता खाना है, 1 में रखने पर बाई का मान 1 में रख दो भाई साहब यहाँ पे, तो 1 खाए ये है, तो x प्लस बाई का मान यहाँ पे 30 लगाओ, 3 दूनी 6, 600 बराबर 1000। किराया भी कम है, 1000 माइनस 600 मात्र 400 रुपये महीना किराया है। तो कमरे का रेंट कितना आया, कमरे का किराया आया भाई 400 रुपये माह, प्रति माह ये, ठीक है, माह का आया। और खाने का खर्चा प्रतिदिन भोजन का मूल्य ये आया आपका 30 रुपये, 30 रुपये। आंसर उतारा जल्दी से, अगर टाइम होगा तो और कराएंगे। हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो चर रैखिक समीकरण, जिसमें हम सवाल करा रहे हैं। आज का सवाल ये है, सामने लिखा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, और उसके बाद अतिरिक्त किराया प्रतिदिन अलग देना पड़ रहा है आपको। 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए किसने, सरिता ने, और 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया किसने, सूसी ने। चलो देखो, तो यहाँ पे एक तो है नियत किराया और एक है अतिरिक्त किराया। तो मानते हैं हल, माना पुस्तकालय का नियत किराया कितना है, x रुपए है, तथा अतिरिक्त किराया कितना है भाई, 22 रुपए प्रतिदिन है। इसे दिन प्रतिदिन मानना पड़ेगा, 22 रुपए प्रतिदिन है अतिरिक्त किराया। ठीक, अब यहां से पढ़ो, देखो सबसे पहले ये शर्त है, प्रथम शर्त कौन है भाई, सरिता के लिए है, सरिता के लिए। तो सरिता ने क्या क्या किया है बताओ। सरिता ने 7 दिनों तक पढ़ी पुस्तक। सरिता ने कितने दिनों तक पढ़ी, 7 दिन के लिए। तो 7 दिन के लिए बताओ क्या हिसाब होगा, 3 दिन तो हो गया ये, 3 दिन तो ये हो गया फिक्स, 3 दिन तक फिक्स किराया हो गया,
प्लस 4 दिन एक्स्ट्रा हो गया, 4 दिन ये अतिरिक्त है, यही तो मतलब है। 7 दिन का मतलब है 3 दिन फिक्स है और 4 दिन अतिरिक्त है। तो अब बताओ सरिता के लिए कंडीशन क्या लगेगी? कितने दिन किराया, 3 दिन उसने पड़ी, तो 3 दिन के लिए किराया कितना था? नियत किराया x, 4 दिन अतिरिक्त पड़ी यानी कि 4y, और टोटल रकम कितनी हुई फिर? 27। समझ गए? समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त बोलो। दूसरी शर्त किसके लिए? सूसी के लिए। सूसी के लिए कै दिन पड़ी इनने? 5 दिन। चलो 5 दिन का हिसाब क्या बनेगा? 3 दिन तो फिक्स है, कोई किराया मतलब जो नियत है किराया वही देना है। कितने दिन एक्स्ट्रा है? 2 दिन अतिरिक्त है, अतिरिक्त। तो 3 दिन के लिए फिक्स किराया x हो गया और 2 दिन अतिरिक्त है तो 2y। 1 दिन का y है तो 2 दिन का 2y। ऐसे यहाँ पे 1 दिन का y था, 4 दिन का 4y। तो ये कितने रुपए दिए इनने फिर? खा गया 21 रुपए दिए। समीकरण नंबर 2। अब 1 में से 2 घटा दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 घटा दो भाई साहब। x प्लस के 4y बराबर आ जाएगा 27 और x प्लस का 2y बराबर आ जाएगा 21। माइनस 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 ये कैंसिल हुए, 4 में से 2y बचे और यहाँ पे 6, तो y की वैल्यू 6/2, 2 तियां 6, तो y की वैल्यू 3। अब y का मान कहाँ रख दोगे? 3। y बराबर 3 समीकरण नंबर 1 में रखने पर एक कहाँ है? ये है। लगा दो भाई साहब। x प्लस 3 चौक कितने हो जाएंगे? 12 बराबर 27। x बराबर 27 माइनस 12 कितने बचे? 15 बचे शायद। यही हमारा आंसर है। तो लिख लो नियत किराया कितना है? नियत किराया x का मान है यानी कि 15 रुपए, और अतिरिक्त किराया y का मान है। कितने रुपए? 3 रुपए प्रति दिन है। 1 दिन का है 3 रुपए। उतार लो। हाँ नहीं, अभी कल से देखेंगे नया। आज और पढ़ते हैं इसे। हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे हैं, 2 चर रैखिक समीकरण। काफी सवाल करा दिए हमने इस टाइप के। आज का सवाल है हमारा, एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर है 3 कोण B बराबर है 2 कोण A प्लस कोण B। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इबारती सवाल बहुत सारे हुए हैं और आज का सवाल ये है। तो आज और इसे करा रहे हैं और कल से अपने द्विघात समीकरण पे आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B बराबर है 2 कोण A प्लस कोण B। अब ध्यान से देखो, अगर त्रिभुज है, ये सुनो 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 सुनो, ये कोई त्रिभुज मान लिया आप लोगों ने, है त्रिभुज, ये A है और ये B है और ये है C। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री का होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज होता है इसका ये कोण और ये कोण, इन तीनों कोणों का जो जोड़ होगा वो कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो हल करा रहे हैं इस सवाल के लिए। हल हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये आप जानते हो, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, ये कितना होगा टोटल? 180। समीकरण 1 हो गई। अब ऊपर देखो क्या दिया है तुम्हें, यहां पे कोण दिया है, यहां पे अब देखिए दिया है हमें क्या, ध्यान दे सवाल को। कोण C बराबर 3 कोण B और बराबर दे रखा है 2 कोण A प्लस कोण B। सुन लो। हाँ, अब बिल्कुल शांति का ध्यान से देखें। कोण C बराबर है ये, आइए देखो ये कितना है। यहाँ पे ये चीज समझो,
कोण सी किसके बराबर है? 3 कोण बी के। और 3 कोण बी बराबर किसके है? इसके। यहाँ पे 3 बराबर, 2 बराबर है, देखो ये बराबर ये बराबर। इसका मतलब है कि कोण सी इसके बराबर भी है, और इसी का मतलब ये भी है कि कोण सी इसके बराबर भी है। समझ बात आई? या हम ये कह सकते हैं कोण सी इसके बराबर है और कोण सी इसके बराबर भी है, ये बात भी ठीक है। और यहां पे हम ये भी कह सकते हैं तो कोण सी इसके बराबर तो बीच वाला इसके बराबर। समझ में आया? हर तरीके से बात सही है। तो आप बताइए कैसे देखें। तो कोण सी बराबर यहां किसके है? 3 कोण बी के। अगर हमारा, बात सुनो, इधर सुनो, अगर हमारा कोण सी 3 कोण बी के बराबर है तो हम कोण सी का मान अगर यहां लगा दें तो क्या आ जाएगा? 3 कोण बी आ जाएगा। बोलो, अगर कोण सी का मान हमने यहां लगा दिया तो क्या आ जाएगा? 3 कोण बी। अब कोण बी और कोण बी दोनों हो गए। अब यहां कोण ए बचा। क्या कोण ए का मान कोण बी के पदों में आ सकता है? फिर से सुनो बात, मैं क्या बोल रहा हूं। कोण सी का मान 3 कोण बी है, ये वाला मान मैं यहां रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? 3 कोण बी हो जाएगा। यहां 3 कोण बी, 1 कोण बी, 4 कोण बी हो गए। अब यहां क्या बचा? कोण ए बचा। मैं ये कह रहा हूं क्या कोण ए का मान भी कोण बी के बराबर हो सकता है? हो सकता है। कब? जब हम बीच वाले को इसके बराबर दिखाएं, तब यहां से कोण बी का, कोण ए का मान निकाल ले रहे हैं बी के पदों में। समझ में बात आई? ठीक है, बढ़िया। ऐसे करके पढ़ोगे तो तुम बनोगे परफेक्ट स्टूडेंट। तो 3 कोण बी बराबर हो जाएगा ये वाला 2 कोण ए प्लस कोण बी। मैंने क्या बताया? मैंने तुम्हें ये बताया कि ये इसके बराबर भी है, हम इसको इसके बराबर भी दिखा सकते हैं, और हमारी मर्जी हम बीच वाले को आखिरी के बराबर दिखाएं तो वो हमने ये से इसके बराबर दिखा दिया। जैसी हमें जरूरत होगी हम वैसा दिखाएंगे। 2 से इसकी गुणा करें तो 2 कोण ए प्लस 2 से इधर गुणा करें 2 कोण बी। अब यहां कोण ए का मान निकाल लो तो देखो 3 कोण बी, अब 2 कोण ए है, इसे उधर ले जाओ तो काय का हो जाएगा? शाहनवाज, काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 2 कोण ए बी बराबर 2 कोण ए। जुनैद बताओ, 3 कोण बी में से 2 कोण बी घटाओ, कितना बचा? कोण बी बचा, केवल कोण बी बचा। दीप कमल, कोण ए का मान जल्दी से बताइए मुझे कितना आएगा? दीप के कमल, कमल के दीप, जल्दी बताइए। आशीष, कोण बी बटे 2। सैफ बता रहे हैं कोण बी बटे 2। ये जो 2 इसके साथ में है इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, कोण बी बटे, समीकरण क्या हो गई? तीसरी। तो देखो कोण ए और कोण सी का मान आप कहां रख दो? समीकरण 1 में, तो पूरी समीकरण बी में बदल जाएगी और हमें बी का मान मिल जाएगा। सही है, कम से कम एक तो निकलेगा, उसके बाद देख लेंगे आगे को। तो समीकरण 2 तथा समीकरण कौन सी? ये वाली तीसरी का मान कहां रखेंगे आप? समीकरण 1 में रखने पर इन दोनों का मान, 2 और 3 का मान समीकरण नंबर इसमें रख दो 1 में। तो रखवाओ भैया, कोण ए की जगह क्या लगाओगे? कोण बी बटे 2 प्लस का आएगा कोण बी, और सी की जगह क्या आएगा? 3 कोण, देखो सी का मान ये है 3 कोण बी लिखा है। ये टोटल कितना आएगा? फिर से देखो, कोण ए की जगह मैंने ये वाला मान रखा है, ये जो मान निकाला मैंने यहां रख दिया तो ये आया, ये वाला सेम रहने दिया, और जो सी है ना, सी का मान ये वाला मैंने यहां रख दो तो सी की जगह क्या आ जाएगा? ये 3 कोण बी। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो ये जो 2 है, चलो अभी एलसीएम मत लो, तो कोण बी बटे 2 तो है ही है, 3 और 1 ये कितना हो गया जुड़ के? 4 कोण बी बराबर 180। अब ये 2 लघुत्तम लो, 2 लघुत्तम लेंगे। तो आर्यन आया आज? आर्यन नहीं आया है, ठीक है। आप बताइए यहां पे कितना आएगा? कितना लिखे हैं यहां पे?
जल्दी बताओ। हम्म, कोण बी प्लस 8 कोण बी। कोण बी प्लस 8 कोण बी। देखो 2 से ये कट गया तो एक बार गया तो कोण बी, इसके नीचे एक मान लो तो 1 से दूनी 2 बार गए तो 1 चौक 1 दूनी 2, 2 चौक 8। सही है, कोई बात नहीं। 2 चौक 8। मेहनत कम कर रहे हो आप, थोड़ी और करने की जरूरत है। 8 और 1 कितने हो गए? 9 कोण बी। और 18 से 2 की मल्टीप्लाई कर लें, या ना करें तो ऐसे ही रहने दें, ऐसे लिख दो, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अब कोण बी चाहिए तो कोण बी कितना आएगा? 180 गुणा 2, और ये 9 कहाँ आएगा? इसके बटे में। 9 दूनी 20, 20 दूनी कितना आया कोण बी? 40 डिग्री। आपने एक कोण निकाल लिया, कोण बी निकाल लिया हमने। अगर कोण बी निकाल लिया तो कोण ए कहां से निकाल लें उवैस? कोण बी निकाल लिया तो कोण ए कहां से निकालें? हैदर बताओ। समीकरण 3 से। बिल्कुल ठीक है, तो समीकरण 3 से निकाल लें। तो कोण ए कितना है? कोण बी बटे 2। तो कोण ए बराबर कोण बी कहां है? 40। 40 बटा 2, 2 से भाग 2, 2 दूनी 4। तो कोण ए आ गया 20 डिग्री। 20 डिग्री आ गया। सनी बताओ कोण सी का मान कहां से निकलेगा? 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से निकाल लो। तो समीकरण 2 से, बहुत दिनों में नाम याद हो पाए तुम्हारे। अच्छा ओके। 3 कोण भी कितना है? 40। 40 तियां 120 कर ले। चलो ये लो अभी लो। तो कोण सी आ गया 4 तियां 12, 120। 120 आ गया। नदीम 120, 40 और 20 जोड़ के कितना होगा टोटल? 120 जोड़ो, 120 प्लस 40 प्लस 20 टोटल कितना हो गया? बिल्कुल 120 प्लस 40 सही कह रहा है, 160, और उसमें 20 और जोड़ो 180। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हमने 180 सिद्ध कर दिया। तो यहां बताइए कोण ए 20 डिग्री, कोण बी कितना आया? 40 डिग्री, और कोण सी बराबर 120 डिग्री। यही आपका आंसर है। उतारिए। हाँ बिल्कुल। देखो त्रिभुज ए बी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है जो सामने चित्र में दे रखा है। इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों को आपको निकालना है। इनके नाम रह गए, ए ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज कहलाता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर उपस्थित हो। तो देखो इसके चारों कोने, शीर्ष का मतलब कोने, ये और ये सब वृत्त की परिधि पर है, नहीं है? तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर उपस्थित होते हैं चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। समझ गए बात? अब आगे सुनो, अगली नेक्स्ट बात क्या है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण, ये कोण ये और ये कोण ये, आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। समझ में आया? कितना होता है? तो इस बात को हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। सम्मुख मतलब आमने सामने के। सम्मुख कोण कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं? संपूरक। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो इसी चीज को देखा यहां पे, चक्रीय, ये कहलाती पिरमेड। ठीक है, लिख दो पिरमेड। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख
सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। इस बात का अर्थ क्या है? इस बात का अर्थ है आमने सामने के कोण। इसका मतलब है कोण ए और कोण ए के सामने कौन है? बताइए, कोण ए के सामने कौन है? सी है ना। इसके सामने देखो ये कोण सी, इसका जोड़ कितना होगा? 180। कोण ए का मान लिखवाओ 4y प्लस 20 और कोण सी का मान लिखवाओ माइनस के 4x है, तो ये जो प्लस है ना, ये वाला प्लस ये माइनस का हो जाएगा बराबर 100। तो क्या आएगा यहाँ पे? 4y माइनस के 4x बराबर 180। ये 20 उधर ले जाओ तो कितना बचा? 160। 160 बचा। क्या 4 से भाग हो रही है इसमें? 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी है, तो 4 से भाग कर लो तो क्या आएगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। समीकरण हो गई पहली। देखो यहाँ पे सम्मुख कोण कितने होंगे? संपूरक। इसका मतलब कोण ए और कोण सी का जोड़ कितना होगा? 180। तो कोण ए का मैंने मान ये लगा दिया और कोण सी का मान मैंने ये वाला लगा दिया, समझिए। अब 20 इधर लाके घटा दिया मैंने, तो 180 में से 20 घटे 160 बचे। 4 यहाँ बचे, 4 से भाग दे दी तो y माइनस एक्स 140। ठीक है, समझ गए? ठीक, चलो अब बताओ अंशुल, कोण बी और कोण डी का जोड़ कितना होगा? 180 होगा, सही है। यहां पे भी देखो, यहां कोण बी प्लस कोण डी, ये भी कितना होगा? 180 अंश होगा। बताओ, आप बताओ, आपका क्या नाम है? चलो कोई बात नहीं, आप ये बताओ कोण बी कितना लिखा मान है? कोण बी का मान है कितना लिखा है? पसीने में हालत खराब कर रही है। 3b 3y माइनस 5, 3y माइनस 5। और कोण डी प्लस 5 बराबर 180। कितना आएगा? 3y माइनस के 7y। देखो 5 से 5 तो कट गई है, ये खत्म हो गए, तो बराबर क्या बचा? सीधे सीधे। अच्छा, ओके, सही है। अब सही है, अब सही है। ये 2 हो गई। अब क्या करें? काटना है हमें 1 2 को, x काट देंगे, 7 से गुणा कर दें 1 में, कर लो। तो समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर, करो गुणा 7 से, तो 7y माइनस के 7x, 7 चौक 28 गुणा करने पर समीकरण 2 में जोड़ने पर, तो 3y माइनस के 7x बराबर 180 घटाए जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया। 7 में से 3y घटे, क्या बचे? 4y और 100 बचे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 बटे 4, 4 से काटोगे तो 25 बार जाएगा, तो y कितना आया? 25। अब y का मान कहाँ रखोगे? किसी में भी रख दो। समीकरण 1 में, चलो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ये है समीकरण 1, y का मान रख दो 25 माइनस के x बराबर 40, तो कितना आएगा बताएगा? माइनस x बराबर 40 और माइनस के 25। माइनस का क्यों आ रहा है? माइनस का आना नहीं, चलो हाँ, वो तो मान है, वो तो मान है। x का मान कितना है? 40 में 25 घटे 15, तो x आया माइनस के 15, सही है। तो 10 में से 5 घटे 5, 3 में से 2 घटा 1, माइनस 15। ये कोण नहीं है, अगर कोण होता तो माइनस में नहीं आता, ये केवल x और y के मान है, माइनस में हो सकता है। तो यहाँ x कितना आया बताओ? माइनस 15, तथा y कितना आया? y आया 25। पूछ के आराम से सभी कोण, तो सभी कोण बताओ। कोण ए बोलो कितना है? कोण ए कितना है बताइए आप? कोण ए कितना है? ये देखो ए और इसमें लिखा है 4y प्लस 20,
तो देखो 4 और बाई का मान ये लगाओ 25, तो 25 चौक 100 लिख दूं डायरेक्ट। ये बाई का मान 25 लगाओ, 25 चौक 100 प्लस 20 कितने हो गए 120 डिग्री, पहला आंसर। ठीक है, कोड भी बताओ ज्ञानेंद्र। 3/-5 बताओ क्या लिखा है यहाँ। 25 या 75 -5 क्या बचे 70 डिग्री। कोण सी बताइए आप, माइनस के 4x। चलो मान लिखवाओ, माइनस के 4 और x का मान लिखवाओ। x का मान -15 जब यहां आएगा हैदर तो कितना आ जाएगा, बताइए आपका क्या नाम है। माइनस के 15 जब यहां लिखा जाएगा तो -4 ये है, माइनस माइनस ही गुणा प्लस, 15 चौका 60 लिख दे 60, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे। चलो वैसे लिख दो, माइनस के 4 और ब्रैकेट में -15, 15 चौका 60 डिग्री। कोण सी हो गया, बचा कोण डी। तो कोण डी है हमारा माइनस का 7x प्लस 5, माइनस का 7x लगा दो -15 प्लस 5, तो टोटल क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, 15 सत्ते 105 प्लस 5, तो टोटल आएगा 110 डिग्री। यही सब कोण आंसर है। अभी रुको, एक सवाल और देख लें। प्रतिस्थापन विधि से हल करो। ये सवाल है, जरा देखो, px प्लस का qy बराबर 0 तथा ये दे रखा है आपको lx my बराबर n, lx प्लस my बराबर n। ये प्रतिस्थापन विधि से हल करना है अपनों को, सही है, कराएं। चलो तो हल देखें यहां से, देखो px प्लस का qy बराबर है 0, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक का मान निकालते हैं आप, x का या फिर y का। तो यहां से x का मान निकालो, तो px बराबर हो जाएगा माइनस का qy, सही है। अरे qy इधर आके माइनस हो गया, अब x का मान चाहिए, बताओ कैसे लिखोगे, तो q बटे p और इंटू y, मतलब qy बटे ये p आ जाएगा। ठीक, अब दूसरी समीकरण लिखो, ये समीकरण फर्स्ट हुई, तो समीकरण दूसरी क्या है, lx प्लस my बराबर n, ये समीकरण हमारी 2 है। तो समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर इसका मान यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा l और इसका मान आएगा qy बटे p और प्लस का my बराबर n। इसमें अंदर गुणा करें तो l क्यू y बटे p प्लस का my बराबर n। p एलसीएम ले लो, तो l क्यू y और p एलसीएम लोगे तो यहाँ आ जाएगा pm y बराबर n, pn की तिरछी गुणा कर दो, तो माइनस का l क्यू y प्लस का pm y बराबर आ जाएगा pn। अब y कॉमन ले लो, तो माइनस का l क्यू प्लस का pm बराबर आ जाएगा pn, सही है, ध्यान से देख लियो, बिल्कुल ठीक है। अब हमें चाहिए y, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा pn बटे माइनस एल क्यू प्लस पी एम है, तो यहाँ पहले पी एम लिख ले रहे हैं, चलो अगली स्टेप लिख लेंगे, माइनस एल क्यू प्लस पी एम, तो बाई कितना आएगा फाइनली पी एन, मिलाओ आंसर, पी एम इधर लिख लो
और प्लस वो सॉरी माइनस एल क्यू, ये हो गया बाई का मान। अब बाई का मान यहाँ रख दो तो ये एक्स का आ जाएगा समीकरण 1 से। देखो भाई नितेश, अपना सवाल का आंसर बाई रखो यहाँ पे, तो पी एन बटे पी एम माइनस एल क्यू। देखो पी से पी कट गया, एक्स आया माइनस का क्यू एन बटे पी एम माइनस एल क्यू। हाँ उतार लीजिए, और जो उतारता जाए वो भाई चला जा सकता है, जा सकता है।